नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीए चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 27 जनवरी 2026 और आज का डिटेल में न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या सब करेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो 26 जनवरी के परेड में एक एनिमल जो है वो चर्चा में है, जिसको मंगोलियाई ऊँट भी कहा जाता है, पहाड़ी ठंडे प्रदेश का ऊँट भी कहा जाता है, दो कुंवर वाले ऊँट भी के तौर पर भी जाना जाता है। ये यूपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछा जा चुका है दो कुंवर वाले ऊँट के बारे में, लेकिन इसके बारे में ज़रा डिटेल में हम लोग आज समझेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है एज रेटिंग टू लिस्ट ऑफ डोंट, मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑप्शनलिटी ऑनलाइन जो बढ़ रहा है, अश्लीलता जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखी जा रही है, उसको लेकर के आईटी कोड का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अभी ड्राफ्ट यानी कि अब ये बिल लाया जाएगा, जो बजट सेशन शुरू होगा उसमें ये बिल लाया जाएगा। और ये किस लिए है, तो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, भले वो ओटीटी हो या सोशल मीडिया इत्यादि हो, उन सभी पर अश्लीलता के प्रसारण पर रोक लगाने के दृष्टिकोण से इसे लाया जा रहा है। रेटिंग किया जाएगा, अश्लीलता को परिभाषित किया गया है, तो उन सभी चीज़ों को भी डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो आपके प्रीलिम एग्ज़ाम से संबंधित है, उसे भी ज़रा हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखिए हेडलाइन क्या है, तो कल 26 जनवरी परेड था, 77th जो रिपब्लिक डे है वो हमने सेलिब्रेट किया है। रिपब्लिक डे का तात्पर्य क्या होता है, रिपब्लिक डे का तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि हमने सॉवरेनिटी हासिल की इस दिन। सॉवरेनिटी का मतलब संप्रभुता, यानी कि गुलामी की सभी जंजीरों को हमने इसी दिन उतारा था, जिस दिन से हमने अपना बनाया हुआ संविधान लागू किया था। वो कौन सा दिन था, वो था 26 जनवरी 1950। इस दिन से हमने संविधान को लागू किया, यानी कि सॉवरेन हो गए हम। सॉवरेन का तात्पर्य क्या होता है, हमारे सभी फैसले, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो हम ही के द्वारा लिए जाएंगे। उसमें किसी का भी प्रभाव क्षेत्र हम स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो या इंटरनल पॉलिसीज हो, सभी के दृष्टिकोण से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसी के उपलक्ष्य में सॉवरेनिटी को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए और संविधान को सेलिब्रेट करने के लिए रिपब्लिक डे को मनाते हैं कि इस दिन वास्तविक आज़ादी जो है वो इसी दिन हमें मिली थी। 1947 को तो आज़ादी की घोषणा हुई थी, लेकिन वास्तविक आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने ऊपर अपने ही द्वारा शासन को स्थापित करते हैं, अर्थात संविधान जिसका निर्माण हम ही ने किया, उसी के द्वारा, संविधान के द्वारा ही भारत पर शासन स्थापित हुआ। इसी दिन से वास्तविक आज़ादी जो है वो मानी जाती है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। एक और न्यूज़ है, टॉप चाइना जनरल रिमूव फॉर लीकिंग न्यूक्लियर प्लान। मतलब ये 75 ईयर ओल्ड है, जबकि सी जिनपिंग जो हैं वो 71 ईयर ओल्ड हैं। इनके फादर और सी जिनपिंग के फादर जो हैं वो माओ की रिवॉल्यूशनरी सेना में शामिल थे, और उस दौरान वो साथ में चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित करने वाले लोगों में से इनके फादर रहे हैं। और ये और सी जिनपिंग फ्रेंड भी माने जाते बचपन के, लेकिन इन पर आरोप लगा, ये चाइना के टॉप आर्मी जनरल हैं, यानी कि इस तरह से मानिए कि भारत के आर्मी प्रमुख उस स्तर के जनरल हैं ये। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने CIA को, अमेरिका को, चाइना की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है और कोर न्यूक्लियर डेटा जो है, न्यूक्लियर वेपन से जुड़े हुए, वो सब उठा करके दे दिया। ये आरोप है, समझिएगा इस चीज़ को। चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी में एक पावर स्ट्रगल चलता है। पावर स्ट्रगल क्या होता है, क्या समझते हैं उससे? पावर स्ट्रगल का तात्पर्य होता है कि एक आदमी को पावरफुल बने रहने के लिए अपने अंदर कि जितने भी पावरफुल लोग हैं उन सभी को निपटाना पड़ता है। तो वही निपटाया जा रहा है, ऐसा भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी जो आपने सुना होगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा और फांसी चढ़ा दिया। वो भ्रष्टाचार का आरोप कई बार होता भी नहीं है, वो पावर स्ट्रगल की कहानी होती है। पावर को अपने हाथों में लेने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती है। तभी ये भेंट चढ़े हैं। माना जा रहा है कि वास्तविक तौर पर ये लीक कर रहे थे। दो जनरल हैं, टॉप जनरल, जिनमें से इनको इसलिए प्रमुख माना जा रहा है क्योंकि ये चाइना के शासन प्रणाली में नंबर 2 थे। चाइना का जो मिलिट्री कमीशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट थे ये। प्रेसिडेंट तो सी जिनपिंग होते हैं, राष्ट्रपति हैं,
लेकिन वाइस प्रेसिडेंट थे ये। उस स्तर के अधिकारी पर न्यूक्लियर जो कोर डेटा है वो लीक करने का आरोप लगा है। ये वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता का खेल और वहाँ पर सैन्य विद्रोह की ओर संकेत कर रहा है, जो आगे और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये ताइवान पर कब्जा करेंगे, वो खुद ही न्यूक्लियर डेटा जो है वो बेचने में लगे हुए थे। समझते शुरू करते आज के पहले टॉपिक से। देखिए क्या है पहला टॉपिक, रिपब्लिकन डे 2026, हाउ द बैक्टीरियन कैमल। इसको क्या कहा जाता है बंधुओं? बैक्टीरियन कैमल कहा जाता है। देखिए बड़ा ही सुंदर सा एक कैमल है और इसकी खासियत क्या होती है? तो सामान्य ऊँट में आपने एक ही कुंवर देखा होगा, है ना, लेकिन इसमें दो है। ये ऊँट क्या होते हैं? ऊँट मुख्य रूप से जलवायु के ऐसे कठिन जलवायु क्षेत्र में जीवित रहने के लिए वहाँ के ज्योग्राफी के हिसाब से एडॉप्ट कर चुके जीव होते हैं। तो ऊँट जो है उनमें एक कुंवर होता है, उसमें वसा जमा होता है जो लंबे समय तक उनको बिना पानी बिना भोजन के रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इनके साथ भी यही है, ये थोड़े से और कठिन वातावरण में रहते हैं जहाँ पर -40 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। वहाँ पर ना तो पानी अवेलेबल होता है सही से, ना तो फूड, और उसमें ये महीनों तक रह सकते बिना खाए हुए। इसलिए मंगोलिया, चीन, भारत, इनके कठिन इलाके जैसे भारत में नुब्रा वैली, लाहौल का इलाका, जो वहाँ पर आपको इस प्रकार के थोड़े बहुत ऊँट देखने को मिलते हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है बंधुओं, और ये कठिन परिस्थिति में बर्फ़ खा करके जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, बर्फ़ खा करके जीवित रह सकते हैं। दो कुंवर वाले ऊँट के बारे में और तैरने वाले ऊँट के बारे में बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कच्छ के रण में एक प्रकार का ऊँट पाया जाता है जो तैरते हैं। ऊँट तो बिना पानी वाले इलाकों में पाए, तो फिर तैरने वाले ऊँट कहाँ से आ गए? तो बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऊँट एक प्रकार के पाए जाते हैं कच्छ के रण के इलाकों में, जो तैरने के लिए प्रसिद्ध हैं। तैर करके वो जाते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कच्छ के रण के प्रदेशों में होता क्या है, तो ज्वार और भाटा के कारण से पानी भर जाता है, जिसके कारण से वो तैरने माहिर होते हैं। तो उनके बारे में भी सवाल पूछा जा चुका है प्रीलिम एग्जाम में, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जंगली बैक्टीरियन ऊँट को IUCN रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसीज में रखा गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है इसको, CR, लुप्त प्राय। ये श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। यह मुख्य रूप से चीन, मंगोलिया, गोबी रेगिस्तान, जो चीन का उत्तर पश्चिम का इलाका है, गोबी रेगिस्तान। बहुत ही कठिन वातावरण होती है यहाँ पर, क्योंकि हिमालय के पीछे के इलाके हैं, तो वर्षा होती ही नहीं है यहाँ पर, है ना। इनकी संख्या 1000 से भी कम है। भारत में ये मुख्य रूप से नुब्रा वैली में पाए जाते हैं। भारत में कहाँ पर? तो नुब्रा वैली में पाए जाते हैं। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं, ये भी अवश्य तौर पर याद रखें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। ओके, रिपब्लिक डे परेड के बारे में क्या है? इस वर्ष 2 राजसी बैक्टीरियन ऊँट, जिनका नाम गलवान और नुब्रा है, गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर चले हैं ये इस बार। और उसके साथ साथ जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील किया था कि भारतीय सेना को और हमारे जितने भी सुरक्षा एजेंसी हैं उनको भारतीय ब्रीड के जो डॉग होते हैं ना, उन्हें अपनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम जर्मन शेफर्ड ही रखें, वो यहाँ के वातावरण के लिए बने नहीं होते हैं, फिर उनको दिक्कतें आती है तमाम तरह के। भारतीय कुत्तों को भी अगर सही से ट्रेंड किया जाए तो वो भी हमारे लिए सुरक्षा के तौर पर उपयोगी हो सकते हैं। तो उसी के लिए भारतीय कुत्तों को, यानी कि यहाँ के इंडिजिनस स्पीसीज को, और ये जो जानवर हैं, इस प्रकार की चीज़ों को भी आर्मी के द्वारा लगातार यूज किया जाता रहा। इसके अलावा चील को भी यूज किया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दल का हिस्सा, ये ऊँट पशु दल का हिस्सा होंगे। जास्कर, टट्टू, रैप्टर और सेना के कुत्तों के साथ यह मार्च कर रहे थे। गलवान और नुब्रा का नाम लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में स्थित जगहों के नाम पर रखा गया है। इनका नाम क्या था? जो 2 टहल रहे थे कल, बहुत ही सुंदर थे। गलवान और नुब्रा नाम था इनका। ऐतिहासिक संबंध क्या रहा है? लद्दाख ऐतिहासिक रूप से सिल्क रोड से जुड़ा हुआ था। सिल्क रोड यानी कि चाइना से लेकर के मिस्र तक के जो जाती थी रोड, एलेक्जेंड्रिया, मिस्र में एक जगह था एलेक्जेंड्रिया, वहाँ तक जाती थी ये सड़क, उसी को सिल्क रोड कहा जाता था। चीन को फारस, भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ता था। उसमें पहले इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और यह कठिन वातावरण में रह सकते थे। भोजन पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए इनका उपयोग बहुत ज़्यादा किया था। और भार भी बहुत अच्छा खासा वहन कर सकते हैं ये। विकास और वर्गीकरण, जीनस कैमलस, ये जरूर याद रखिएगा। 2 घरेलू प्रजाति कौन कौन से? तो ड्रोमेडरी और बैक्टीरियन, 2 कुबर वाला, जिन्हें कभी कभी एशियाई या मंगोलियाई ऊँट भी कहा जाता है, वही ये ऊँट होते हैं। जंगली ऊँट को अब आनुवांशिक अध्ययन के माध्यम से एक अलग प्रजाति माना जाता है। बैक्टीरियन ऊँट का प्रत्यक्ष पूर्वज नहीं है, बल्कि उसका चचेरा भाई, कजन ब्रदर के तौर पर जंगली ऊँट जो होते हैं बैक्टीरियन, उन्हें भी माना जाता है।
तो ये ज़रूर सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, कहीं से भी कोई एक प्रीलिम में आपसे पूछा जा सकता है कि इनके बारे में बताएं आप। पालतू बनाना, बैक्टीरियन ऊँट को 5000 से 6000 वर्षों से पालतू के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। बैक्टीरिया नाम बैक्टीरिया के क्षेत्र से आता है, जिसे प्राचीन संस्कृत स्रोतों में वाहिका या तुषार या तुखार के रूप में जाना जाता था, वहीं से इसका बैक्टीरियन नाम आया है। सिल्क रोड के जहाज के तौर पर इन्हें जाना जाता था। सिल्क रोड का जहाज का तात्पर्य क्या होता है कि भाई सिल्क रोड पर इनको, जिस प्रकार से रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं, उसी प्रकार से सिल्क रोड का जहाज जो है ये बैक्टीरियन ऊँट को कहा जाता है। शारीरिक अनुकूलता होती है इनकी, बहुत बड़े बड़े इनके बाल होते हैं और मौसम के हिसाब से बाल छोटे बड़े अपने आप होते हैं। जैसे थोड़ा सा हल्का सा कम ठंड हुआ तो बाल छोटे होने लग जाते हैं इनके, और जैसे ही ठंड ज़्यादा होती तो बाल बड़े हो जाते, इतने बड़े कि -40 डिग्री टेम्परेचर को ये बिना किसी बाहरी सहायता के आसानी से झेल सकते हैं। जैसे याक, अगर आपने देखा होगा, आप गए हैं क्या पहाड़ कभी घूमने, तो वहाँ पर याक देखेंगे आप, याक के भी शरीर की बनावट इसी प्रकार से होती है। सब कुछ ज्योग्राफी से बनता है। आपके आँखों का कलर, आपके स्किन का कलर, आपके बाल, हर चीज़ ज्योग्राफी से डिसाइड होते हैं। शारीरिक अनुकूलता इनकी गजब की होती है। इन ऊँटों में अति आने वाले रेतीले तूफान के प्रति उल्लेखनीय संवेदनशीलता पाई जाती है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रसिद्ध चीनी भिक्षु फैक्सिक्योन, जो इसको फाहियान भी कहा जाता है, जुएन जोंग ने बैक्टीरिया ऊँटों कारवां पर चीन से भारत की यात्रा की थी। बोझ उठाने की क्षमता बहुत मजबूत होती है, 180 किलो तक का औसत एवरेज भार जो है ये उठाते हैं। बैक्टीरियन ऊँट उन परिस्थिति तंत्र का प्रतीक माना जाता है जिससे चीन को मध्य एशिया और उसके आगे से देशों से जोड़ा, मतलब इस क्षेत्र में जो हमारे देशों की कनेक्टिविटी हुई सभी देशों की, उनमें सबसे बड़ा कारण माना जाता है बैक्टीरियन ऊँट को, क्योंकि उस समय में तो गाड़ियाँ नहीं होती थी और घोड़े भी इन कठिन परिस्थितियों को नहीं झेल सकते आसानी से, तो इसलिए इनको माना जाता है। घोड़ों को भी आहार चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, उनको पानी चाहिए होता है, लेकिन ये बर्फ़ खा के जीवित रह जाएंगे। आवास इनका कहाँ से कहाँ तक, तो अफगानिस्तान, चीन, ठंडे प्रदेश सारे, मंगोलिया, ये स्टेपीज़ का इलाका और गोबी रेगिस्तान, इन सभी जगहों पर यह पाए जाते हैं। इन ऊँटों की छोटी आबादी लद्दाख के नुब्रा घाटी में भी है, जहाँ पर भारतीय सेना के द्वारा इन्हें उपयोग किया जाता है लॉजिस्टिक के लिए, मुख्य रूप से किसके लिए, लॉजिस्टिक के लिए। जैसे कारगिल के इलाकों में खच्चर को उपयोग किया जाता है लॉजिस्टिक के लिए, उसी प्रकार से और ये रेगिस्तान में ऊँट का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, तो इनका उपयोग, बैक्टीरियन ऊँटों का उपयोग किया जाता है। कुबर की विशेषता क्या होती है, ये वसा होता है, फैट होता है, और फैट जो है जब लंबे समय तक आप भूखे रहते हैं तो फैट आपके एनर्जी स्रोत के तौर पर काम करने लग जाता है। जैसे आपने सुना होगा कई सारे लोग जो पतले होने के लिए डाइटिंग वगैरह करते हैं तो भूखे रहते हैं, तो भूखे में क्या होता है, जो आपके शरीर में वसा जमा है ना, शरीर अपने आप पाचन क्रिया में उस वसा को शामिल कर देती है और पचाना उसे शुरू कर देती है, इसलिए पतले हो जाते हैं आप। इसी प्रकार से इनका 2 कुबर होता है, जिससे वसा सारा जमा हो जाता है शरीर का, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे शरीर उन्हें पचाना शुरू कर देती है, जिससे क्या होगा, ये ऊँट जो है लंबे समय तक रह सकते हैं। शारीरिक बनावट के बारे में मैंने आपको बताया, अनुकूलन भी बता दिया है, जलयोजन भी बता दिया है, पानी की ज़रूरतों के लिए पूरा करने के लिए बर्फ़ खाकर जीवित रह सकते हैं, तो इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसे कहा जाता है IT डिजिटल कोड नियम 2026। जो इंडियन एक्सप्रेस ने ही लाइन लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लाइन लिखा है, देखिए ज़रा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि समय रैना और रणबीर इलाहाबादी, इन दोनों को जानते ही होंगे, मे बी आप फॉलो भी करते होंगे, लेकिन बहुत ही नीच टाइप के लोग होते हैं ये। आजकल की जनरेशन ही, सबको तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जहाँ पर वो किसी रिश्तों तक की मर्यादा को नहीं रखते हैं और फेमस होने के लिए कुछ भी कर जाते हैं ऑनलाइन। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को। तो इस प्रकार के जो केस हैं, इसका उदाहरण दिया है इंडियन एक्सप्रेस का ही लाइन है, देखिए, इन्फ्लुएंसर्स रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना, ये इतने बेवकूफ़ होते हैं, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, इतने बेवकूफ़ होते हैं ये कि एलियन ढूंढते रहते हैं अपने ब्रॉडकास्ट में। दुनिया में सबसे घटिया ब्रॉडकास्ट जो होता है ना, भारत में ही होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, दुनिया का सबसे घटिया ब्रॉडकास्ट अपने देश में ही होता है, जिसमें एलियन, भूत प्रेत इत्यादि चीज़, नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट देश के लोगों में विकसित, मतलब अंधविश्वासी बनाते देश के लोगों को। बोलेंगे क्या कि मैं नाम तो नहीं लूँगा उस बॉलीवुड एक्टर का, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा और उसके बारे में कुछ ख़राब चीज़ बता देंगे, सब फेक,
100% फेक ब्रॉडकास्ट होता है भारत में। 10 में से 0.5 ब्रॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो वाकई कुछ होते हैं उनमें लायक, नहीं तो सब बकवास होता है, टाइम बर्बाद, शॉर्ट वीडियोस और कंटेंट को रीच बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट कम है, तो भूत प्रेत की कहानियाँ, भानगढ़ की कहानियाँ, एलियन की कहानियाँ, अजीबोगरीब टाइप की कहानियाँ प्रसारित कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, जबकि सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हैं। इसके साथ साथ अश्लीलता भी है, कुछ भी बोल जाना कूल दिखने के लिए। आपने भी देखा होगा ये ट्रेंड, कुछ भी बोल जाना कूल दिखने के लिए, 2-4 लिबरल उनको सपोर्ट करने भी आ जाते हैं। फिर आप कुछ बोल दो तो आपको कट्टर कहा जाता है। तो सरकार के लिए आवश्यक था कि उस प्रकार के एक्ट लाए जो आईटी में अर्थात तो सूचना प्रौद्योगिकी में जो अश्लीलता बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जाए। इसके दोनों पक्ष को समझते हैं कि क्या है, इस प्रकार के बेवकूफ़ों के साथ क्या होना चाहिए। और बेवकूफ़ दरअसल में ये नहीं होते हैं, मैं कभी इस तरह का बोलता नहीं हूँ, मेरी भाषा बहुत सौम्य रहती है। दरअसल में जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है ना। देखिए क्या है, इसके कारण क्या है, कारणों को ज़रा समझते हैं। अश्लीलता और सार्वजनिक आक्रोश, सबसे पहला कारण जो बताया आवश्यकता में, अश्लीलता और सार्वजनिक आक्रोश। तात्कालिक कारण जो है वो यही है कि भाई इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर, 2 का उदाहरण दिया गया है, इस प्रकार के हजारों हैं, कई सारे तो शिक्षक भी हैं जो अपने वीडियो वायरल करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का सहारा लेते हैं। कंट्रोवर्शियल एक बार बोल लिया, फिर आपका वायरल हो गया, फिर आप उसको सही करते रहें, है ना। अश्लीलता को संबोधित करना, सरकार ऑनलाइन सामग्री में बढ़ती अश्लीलता को रोकने के लिए कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस कर रही है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 19(1) के तहत में अगर आपको बोलने की आज़ादी है तो 19(2) के तहत में क्या बोलना है ये भी बताया गया है, क्या नहीं बोलना है ये भी बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी दिशा निर्देश था कि प्लीज़ आप ऑब्सनिटी को एड्रेस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई तो सीमा होगी कि सब कुछ खुलकर ही आ जाएगा बाहर। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था। संवैधानिक संतुलन, मैं दोनों पक्षों पर आऊँगा। अभी आपको लग रहा है कि मैं कट्टर समर्थक हूँ इस एक्ट का, नहीं, अभी मैं आपको दूसरा एक्ट भी समझाऊंगा, दूसरा पहलू भी समझाऊंगा। संवैधानिक संतुलन होना चाहिए, 19(1)(a) और 19(2) के बीच में संतुलन होना चाहिए। 19(1)(a) के कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर 19(2) नहीं रहेगा। 19(2) का तात्पर्य क्या होता है, युक्त प्रतिबंध, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस जिसको कहा जाता है, कि बिना रिस्ट्रिक्शंस के स्वतंत्रता होती ही नहीं है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन उसके पीछे रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है। उपभोक्ता सुरक्षा और आयु वर्गीकरण, जैसे 7+, 13+, 16+, 18+ या फिर एडल्ट कैटेगरी में जो कंटेंट आते हैं उसके लिए हमारे पास ज़रूरी था कि हम ये करें। पेरेंटल कंट्रोल, माता पिता को यह नियंत्रित करने में सक्षम बनाने के लिए कि उनके बच्चे क्या देखते हैं, तकनीकी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। सामग्री की निगरानी करना, विशिष्ट निषेध, ऐसे नियमों की आवश्यकता है जो धर्मों पर हमले, महिलाओं के अपमान, हिंसा के महिमा मंडन, विकलांग व्यक्तियों को उपहास को रोक सकें। जैसे उस समय रैना का एक वीडियो था जिसमें एक बच्चे का, जो बच्चा बीमार था, उस बच्चे के माँ बाप दुनिया से डोनेशन इकट्ठा कर रहे थे कि मुझे इसको 5 करोड़ का इंजेक्शन लगाना है। 2 साल का बच्चा था वो उसका उपहास बना रहा था, वहाँ पर लोग हंस रहे थे। आप किसी बीमार बच्चे के माँ बाप से मिले हैं कभी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होती है। 5 करोड़ छोड़िए, 500 करोड़ भी अगर उनको चाहिए होता है तो भी वो प्रयास करते कहीं से मिल जाए, और ये आदमी उसका मजाक बना रहा था। खैर ऐसे ही लोग फेमस होते हैं, अच्छी चीज़ें बोलने वाले, पढ़ाने वाले लोग तो नहीं फेमस हो पाते अपने समाज में आजकल। तो ये बहुत ही गलत उपहास व्यक्तियों का उड़ाते हैं ये। इस प्रकार के चीज़ों को लेकर के सरकार ने इसे रेगुलेशन को लाया है। अब जरा समझते हैं इसमें क्या क्या है। नियमों का प्रस्ताव, केंद्र सरकार ऑनलाइन सामग्री में अश्लीलता को संबोधित करने के लिए मसौदा आईटी नियम 2026 पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था और तात्कालिक कारण में कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनमें से 2 का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसके बाद जनता में आक्रोश था कि भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, तो फिर इसको बनाया गया है। आईटी अधिनियम की धाराएं या प्रस्ताव सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2000 आईटी अधिनियम 2000 की धारा 87(1)
और भी कई सारे धाराओं के साथ रखा गया है ताकि हम इन सब को जोड़ करके समझें इसको। केबल टीवी नियमों से प्रेरणा लिया गया है, बोरोड फ्रॉम केबल टीवी रूल्स। केबल टीवी के लिए रूल बनाया गया था 1994 में, जब केबल टीवी का प्रसारण बहुत ज़्यादा हुआ था, उसी दौरान यह रूल बनाया गया था जिसको केबल टीवी रूल कहा जाता है। और इसी रूल से सीखते हुए अब ऑनलाइन सामग्रियों के रेगुलेशन के लिए इसको बनाया जा रहा है। अश्लीलता की परिभाषा भी दी गई। डिजिटल सामग्री को अश्लील माना जाएगा यदि वह कामुक है, वासनापूर्ण रुचि को प्रदर्शित करता है अपने कंटेंट के माध्यम से, अपील करता है या व्यक्तियों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है, तो फिर वह अश्लील की कैटेगरी में आएगा। डेफिनेशन ऑफ ऑब्सीन दिया गया है, जो बहुत ज़रूरी था कि सरकार परिभाषित करे कि किसे क्या कहा जाता है ना। निषिद्ध सामग्री क्या अनुमति नहीं है। सभ्यता और शालीनता, अच्छी रुचि या शालीनता के खिलाफ अपराध माना जा सकता है। समुदाय और धर्म, किसी जाति, रंग, पंथ या राष्ट्रीयता का मजाक उड़ाना भी, या धार्मिक समूहों का अपमान करना, सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ये भी इस पर डोंट लगाया गया, मतलब ये नहीं कर सकते हैं। अपराध और हिंसा को उकसाना, अवस्था पैदा करना या हिंसा और अश्लीलता का महिमा मंडन करना, ये भी इसमें शामिल है। झूठे, अपमानजनक, अश्लील, अपमानजनक, जानबूझकर झूठे और सांकेतिक कटाक्ष इसमें शामिल है। जैसे किसी बड़े एक्टर का नाम ले लिया और फेमस होने के लिए करते हैं, चूँकि अपने बदौलत तो कर नहीं कर सकते कुछ, तो दूसरे का नाम खींच लिया और उन्हें बदनाम किया। जैसे आपने भी देखा होगा बिहार में कई सारे लोगों का ट्रेंड चला था कि भाई किसी बड़े शिक्षक को बदनाम करो, अपना अच्छा कंटेंट बना करके आगे बढ़िए, अपनी अच्छी चीज़ें लोगों को दीजिए। आज भी अच्छी चीज़ें लोग देखना चाहते हैं। तो किसी एक्टर का नाम ले लिया कि उसका बच्चा जो है उसका बच्चा नहीं है, इस तरह की चीज़ें बोल देते हैं, है ना। अब आप सर्च कर लीजिए, ये बोल करके चुप हो जाते, आगे बढ़ जाते। तो आपने उसे बदनाम कर दिया। वो झूठ भी होगा तो आप झूठ के खिलाफ तो आकर नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ झूठ बोला था मैंने। तो ये चीज़ें गलत हैं। महिलाओं को नीचा दिखाना, उनके शरीर का चित्रण इस तरह से करना जो अभद्र या अपमानजनक हो, हानिकारक रूढ़ियों का वस्तुकरण करता हो, यानी कि महिलाओं के एक ऑब्जेक्टिफिकेशन करता हो, उनको ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश करता हो, उसे भी इसमें दिखाया गया है। बच्चे और दिव्यांग जो होते हैं, बच्चों को नीचा दिखाना, उनके लिए अभद्र भाषा, हिंसा का प्रयोग करना, ये सब इसमें रखा गया है। व्यक्तिगत हमले, किसी व्यक्ति या समूह के सार्वजनिक या नैतिक जीवन में आलोचना या बदनामी करना, ये भी इसमें रखा गया है। वर्गीकरण, आयु रेटिंग भी किया गया है। सामग्री को 7+, 13+, 16+ ओनली एडल्ट कैटेगरी में बांटा जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से सामग्री वितरण को लेकर के भी है। हिंसा, अश्लीलता और इत्यादि चीज़ें हैं, इन सभी को लेकर के भी कहा गया है कि सामग्री का लेवल किया जाना अनिवार्य होगा, कि सामग्री को पहले से लिखा होगा कि इसमें हिंसा हो सकता है, इसमें वायलेंस हो सकता है, इसमें ऑब्ससेनिटी हो सकती है, इसमें ड्रग और हॉरर की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। शुरुआत में ही आपको इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। पेरेंटल कंट्रोल देना पड़ेगा कि अगर पेरेंटल कंट्रोल ऑन हो जाए तो ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। कुछ चिंताएं और आलोचना भी इसका समझ लेते हैं। अश्लीलता, अगर शरीर दिखाना अगर अश्लीलता होता, आपने कथन सुना होगा, अगर शरीर दिखाना अश्लीलता होता तो भगवान हमें कपड़े पहना करके भेजते। तो अश्लीलता क्या है, इसे ज़रूर आपको समझना चाहिए। अश्लीलता वो चीज़ है जो टैबू बन जाती है। टैबू का मतलब जिसे हम खुले मुंह से बात नहीं करना चाहते, वो सब कुछ अश्लील हो जाता है। ठीक है। अगर हम उन्हें सही एजुकेशन दें, स्कूल में महिला एक ऑब्जेक्ट नहीं है इसके तौर पर समझाएंगे, तो उनके लिए फिर कुछ भी अश्लील नहीं रह जाएगा। ठीक है। जैसे पश्चिमी देशों में होता है। पुराने मानक और आलोचनों का कहना है कि 1990 के दशक में एनालॉग प्रसारण युग टीवी के मानकों को पासवर्ड सुरक्षित ऑन डिमांड डिजिटल वातावरण पर लागू करना एक प्रतिगमन होगा, रिग्रेशन होगा। इसका तात्पर्य क्या है कि टीवी पर जब कुछ प्रसारित होता था तो वो सबके लिए प्रसारित होता था। ठीक है। लेकिन आज जो कुछ भी प्रसारित होता है ना, वो स्पेसिफिक है, टारगेटेड है, आपके लिए है। आप अपना पासवर्ड लॉगिन करके आप जो चीज़ देखते हैं उसी इंटरेस्ट के हिसाब से आपको आपकी चीज़ें दिखाई जाती है। तो ये पुश नहीं है। पुश का मतलब ये नहीं है कि सभी के लिए अनिवार्य दिखाया जाता है वो चीज़। आप देखना चाहते तभी आप उस चीज़ को लॉगिन करते हैं, तभी उस चीज़ पर आप क्लिक करते हैं।
जबकि टीवी युग में ऐसा नहीं था। टीवी युग में था एक बार कोई चीज़ टीवी पर चल रहा है तो सबको दिखेगा, है ना। चैनल ज़्यादा आप बदल सकते हैं, लेकिन आजकल के समय में ऐसा नहीं है। आपको उन्हीं कंटेंटों को परोसा जाता है जो आप ऑलरेडी आप देख चुके होते हैं। आपके कुकीज़, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके बिहेवियर, आपके बातचीत, इन सभी के आधार पर वो कंटेंट आपके समक्ष दिख रहा है। पुष्प बनाम पुल इसे कहा जाता है। उद्योग तर्क है कि डिजिटल सामग्री में पुल प्राकृतिक चयन एक्सेस द्वारा होती है। जैसे इंस्टाग्राम रील, आपने एक मजाकिया रील को लाइक किया तो उस प्रकार से 10 आपके पास आएंगे। आप एक शेरोशायरी वाले को लाइक करोगे तो उस प्रकार 10 आ जाएंगे। आप एक गलत कंटेंट को देखेंगे यानी कि आप वही देख रहे थे, इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है वो। तो यानी कि यहाँ पर पुश फैक्टर नहीं होता है, पुल फैक्टर होता है। आप उस चीज़ की ओर बढ़ते हैं, ना कि वो चीज़ आपकी ओर आता है। ठीक है। नियामक अनिश्चितता, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, इसको लेकर के भी आलोचना की जा रही है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। नेक्स्ट एक छोटा सा है, ये मार्क टूली है, इनको आपने सुना होगा। बीबीसी, भारत में बीबीसी के आवाज़ बने थे ये। द वॉइस दैट इंडिया ट्रस्टेड व्हेन हिस्ट्री स्पोक। बहुत सारे मोमेंट में ये रहे हैं। मार्क टूली जो हैं भारत के इतिहास के प्रमुख मोमेंट में ये बीबीसी संवाददाता के तौर पर है। भारत में ही इनका निधन हुआ है, भारत में भी इनका अंतिम संस्कार वगैरह भी सब कुछ होगा। मुझे याद है बीबीसी का रेडियो प्रसारण जब आता था, रेडियो जब हम सुनते थे तो उस दौरान मार्क टूली की जो रिपोर्ट होती थी वो सुनते थे, है ना। तो अब तो इनकी डेथ हो गई है 90 साल की उम्र में। बहुत दिनों तक इन्होंने काम किया बीबीसी में। मतलब बीबीसी का मतलब भारत में लोग समझते थे मार्क टूली। जैसे फिलहाल में रेहान फजल आप सुनते होंगे बीबीसी हिंदी पर। बीबीसी हिंदी यूट्यूब पर जो आता है ना, उनका सैटरडे या संडे को आता है विवेचना, रेहान फजल। तो वो भी रेडियो का ही आवाज़ है, इसीलिए वो आवाज़ को इतनी मधुर लगती है सुनने में। रेडियो जॉकी जो पहले के होते थे वो केवल आवाज़ की बदौलत चुने जाते थे, ज्ञान की बदौलत, तो इसलिए उनकी आवाज़ आपके कानों में बैठ जाती थी। उसी में से एक थे ये मार्क टूली। इनका निधन हो गया। ज़रूर याद रखिएगा, पत्रकारिता से जुड़े हुए थे जिनको भारत में लोग बहुत ट्रस्ट करते थे। ओके। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है, फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, इंडिया एनर्जी वीक 2026। यह भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र व्यापक ऊर्जा प्रदर्शनी सम्मेलन है जो 27 से 26 जनवरी 2026 तक 30 जनवरी 2026 तक गोवा में ONGC के एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसका आयोजन कर रही है और इसका उद्देश्य क्या होगा, ऊर्जा को लेकर के जागरूकता, निवेश इत्यादि को बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, निवेश को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना। इसके लिए वैश्विक मंच होता है, एक सम्मेलन होता है जहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स भाग लेने आते हैं। सम्मेलन में रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, जैव ईंधन, AI, ऊर्जा भंडारण जैसी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी और निवेश भी आकर्षित की जाती है। इसमें एक और चीज़ है जिसको आपको याद रखना चाहिए, अविन्या 2026। अविन्या और वसुधा दोनों बहनें हैं क्या, बहुत सुंदर नाम है, आप रख सकते हैं अपने घर में किसी का नाम अविन्या। भारत सरकार की एनर्जी वीक पहल के तहत आयोजित होने वाला एक प्रमुख ऊर्जा स्टार्टअप चैलेंज है। ऊर्जा स्टार्टअप चैलेंज एक प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें जो स्टार्टअप एनर्जी सेक्टर में खोलना चाहते हैं वो अपने अपने आइडियाज़ रखेंगे। जिनके आइडिया को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा वो इस चैलेंज के विनर होंगे। अविन्या और वसुधा 3.0। यह स्टार्टअप इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौती जैसे हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, ऊर्जा दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी के तकनीकी समाधान खोजने पर आधारित स्टार्टअप है। यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी का आपके पास कोई नया आइडिया है कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है, या फिर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को लेकर, या फिर एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर आपके पास कोई आइडिया है, तो उसे आप यहाँ पर रख सकते हैं। यह चैलेंज उन स्टार्टअप के लिए खुला है जो 10 वर्ष से कम पुराने हैं, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। आप अपने आइडिया लेकर के यहाँ पर जा सकते हैं और अगर आप विजेता होते हैं तो आपको इंडिया एनर्जी वीक 2026 में अपने आइडिया को प्रदर्शित करने का मौका दिया जाएगा। नगद पुरस्कार भी 5 लाख मिलता है, मेंटोरशिप और उद्योग जगत के दिग्गज के साथ आप मिल करके इस पर आगे काम कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक और चैलेंज है जिसे शुरू किया गया, वसुधा 3.0। आपको मैंने पहले ही बोला अविन्या और वसुधा, जरूर दोनों को याद रखिएगा। ये भी इसी तरह का है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करके आप अपने आइडिया को रख सकते हैं, ये भी इसी चीज़ का है।
ठीक है, एनर्जी वीक में ये भी आयोजित किया जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा, अविन्या 2026 और वसुधा 3.0। इसमें वही है, ऊर्जा, नवाचार इत्यादि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। तो आज के सारे टॉपिक यही थे। आई होप आपको पसंद में आया होगा। रेगुलर पढ़िएगा, अब तो बहुत कम समय है। आपका एग्जामिनेशन जो है सितंबर 2026 में ही होगा। मई 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम लोग फरवरी में 4 दिन बाद होंगे, यानी कि फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 मंथ ही होंगे आपके पास। बस बात ख़त्म। उसके बाद प्रीलिम मोड में आप आ जाएंगे। तो समय बिल्कुल भी नहीं है। जिन्हें यह आभास हो कृपया लग जाएं, नहीं आभास हो तो भजो मन रामा रामा। थैंक यू सो मच।